प्रदेश के बहुत से किसानों ने गेहूं और जौ की फसल लगा रखी है और इस समय उनकी फसल बालियों की अवस्था पर है। लेकिन इस समय इन फसलों में अनावृत कंडवा रोग का प्रकोप देखने में आ रहा है, जिसका सीधा प्रभाव फसल की पैदावार पर पड़ता है। तो आप किस प्रकार से करें अनावृत कंडवा रोग का नियंत्रण, इसकी जानकारी दे रहे हैं राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा जयपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर PS शेखावत। एक बीमारी आज हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है जौ में लगने वाला जो अनावृत कंडवा रोग है, जिसको हम लोग ल्यूज स्पॉट बोलते हैं और किसान अपनी भाषा में अनावृत कंडवा रोग या काग्या रोग उसको बोलता है। आप देख रहे हैं जौ के अंदर जो बाली बननी चाहिए थी, उस बाली के स्थान पे ये पूरा काला फंगस का जो बीजाणु है वो भर गया है और एक भी दाना इसमें पैदा नहीं हुआ। इस रोग से जो नुकसान होता है वो जितना प्रतिशत रोग होगा उतना प्रतिशत नुकसान होगा। इसका मतलब ये है कि यदि खेत के अंदर 10% नुकसान है तो इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ 100 बोरी हमारे गेहूँ होना चाहिए था वहाँ 90 बोरी गेहूँ या जौ, ये गेहूँ में भी लगता है जौ में भी लगता है, तो हमें 10% का सीधा नुकसान है। किसान भाइयों, गेहूं और जौ की फसल में होने वाले प्रमुख रोगों में एक है अनावृत कंडवा। यह अस्टिलेगोनुडा एवं टिटिसाइड नामक फफूंद से होने वाला बीज जनित रोग है। इस रोग से प्रभावित बालियां काली भूरी पाउडर जैसी दिखाई देती हैं। बालियों का पूरा गुच्छा रोग से प्रभावित रहता है। इस रोग की रोकथाम समय पर न होने पर ये तेजी से फैलता है, जिससे 40% तक नुकसान होने की संभावना रहती है। किसान भाइयों, आपके गेहूं और जौ की फसल में कंडवा रोग का प्रकोप न हो, इसके लिए आपको समय रहते कुछ उपायों को अपनाना होगा, तभी आपकी फसल इस रोग से बच पाएगी, जो इस प्रकार से है। और इस बीमारी का जो उपचार है वो बिल्कुल आसान है। जैसे हम जो ये कंडवा रोग है उनका बीज उपचार से 100% कंट्रोल होता है, लेकिन खड़ी फसल में इसका निदान संभव नहीं है। तो किसान भाइयों, आपसे ये गुजारिश है कि जब भी आप गेहूं और जौ की फसल लगाएं तो इन कंडवा रोगों से बचने का बिल्कुल सस्ता और बिल्कुल प्रभावी तरीका है कि आप इससे पहले बिना बीज उपचार के अपनी फसल नहीं बोएं। तो बीज उपचार के लिए क्या करना है? सबसे पहली दवाई है वो जिसको हम बोलते हैं टेबुकोनाजोल 2% DS। टेबुकोनाजोल 2% ये पाउडर फॉर्म में दवाई आती है, चूर्ण के रूप में प्रति किलो बीज के हिसाब से बीज उपचार करना है। यदि ये दवा आपको बाजार में उपलब्ध नहीं हो तो दूसरी दवा के रूप में हमें कार्बोक्सिन और थीराम, इसका मिश्रण आता है 1:1 का। इस दवा को आप 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से भी काम में ले सकते हैं और इस दवा से आप उपचार करने के बाद ही अपनी गेहूं और जौ की फसल की बुआई करनी है। इससे आप जौ में लगने वाले जो कंडवा रोग है उनसे आप आसानी से और 100% नियंत्रण होता है, बच पाएंगे। किसान भाइयों, इलाज से बेहतर बचाव होता है। यदि किसान भाई गेहूं जौ की फसल को अनावृत कंडवा रोग से बचाना चाहते हैं तो इसके लिए प्रमाणित या रजिस्टर्ड और रोग मुक्त बीजों का उपयोग करें। अनावृत कंडवा रोग प्रतिरोधक किस्मों का चयन करें। बीजों को फफूंदनाशी दवा से उपचारित करके बोएं तो आपकी फसल को रोग नहीं लगेगा और पैदावार अधिक मिलेगी। तो अभी जो आपके खेत में जो ये दिख रहे हैं जो बालियां हैं, तो आप अब चिंता नहीं करें। खड़ी फसल में अब रोग का प्रसार इस समय आर्थिक रूप से कोई नुकसान नहीं होगा, इसलिए आपको कोई दवाई डालने की आवश्यकता नहीं है। आप कोई किसी भी दवाई का छिड़काव नहीं करें। यदि इसी जो उत्पाद होगा उसको आप बीज के रूप में काम में लेना चाहते हैं तो ये जरूर है कि आप इनको किसी प्लास्टिक की थैली में बहुत सावधानी पूर्वक इस जो काली बाली है उसको डाल के हिले नहीं, यदि हिलेगी तो अन्यथा ये सारा पाउडर और ज्यादा खेत के अंदर फैल जाएगा। तो बहुत सावधानी पूर्वक उसको थैली के अंदर डाल के नीचे से कैंची से काटें और उसके बाद में इनको गड्ढे में गाड़ के या जला के नष्ट करें। और यदि आपको बीज के रूप में यदि काम नहीं लेना है तो फिर कोई इस सीजन में ये कोई आर्थिक रूप से आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इस प्रकार से किसान भाइयों, आपको बहुत ही ध्यान देने की जरूरत है कि बहुत कम उपचार में हम इतने बड़े नुकसान को बचा सकते हैं। तो इस बार आप नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगले सीजन में आपको बिना बीज उपचार किए हुए गेहूं और जौ की खेती नहीं करनी है। मेरी आप सभी किसान भाइयों से ये गुजारिश है कि बिना बीज उपचार के कभी भी गेहूं और जौ और दूसरी खेती भी बीज उपचार के साथ ही करनी चाहिए। ग्वार की खेती सब्जी और दाना उत्पादन के लिए की जाती है और आप दाना उत्पादन के लिए ग्वार की खेती करके अच्छा लाभ कमा सकते हैं। तो आपको इसकी खेती में किन किन जरूरी बातों को ध्यान में रखना है, आइए जानते हैं डॉक्टर शंकर सिंह से। यद्यपि जैसे नाम है इसका ग्वार, तो इसका शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो गऊ का आहार, उसको कहते हैं ग्वार। यानी पहले शुरुआत में ये गायों का भोजन था, गायों को चारे के रूप में खिलाया जाता था, इसलिए इसका नाम ग्वार पड़ा।
लेकिन आज इसका जो है औद्योगिक महत्व बढ़ गया है। इससे जो है गोंद बनती है इसके बीज से, और ये गोंद का बड़ी पैमाने पर निर्यात होता है विदेशों को, जिससे विदेशी मुद्रा हमारे देश को प्राप्त होती है। ग्वार की खेती जो है वैसे तो खरीफ में की जाती है, लेकिन अब इसको जायद में भी जो है हम ग्वार की खेती कर सकते हैं। और उसकी बुवाई का समय जो है वो फरवरी का अंतिम सप्ताह है। फरवरी के अंतिम सप्ताह में जो खेत आपके जो है आलू से या सरसों से इस तरह से खाली हो जाते हैं, उन खाली खेतों में ऐसे खेत जहाँ पे पानी ना रुकता हो, जल भराव ना होता हो और थोड़ी सी ऊंची ज़मीन हो, उसमें जो है ग्वार की खेती करें। और पलेवा कर करके इसको जो है एक गहरी जुताई और 2-3 जुताइयाँ देसी हल से करके खेत को समतल करके इसको सीड ड्रिल से लाइन से बुवाई होनी है। आइए अब बात करते हैं किस्मों के चयन के बारे में। इसके अंतर्गत RGC 197 ये बिना शाखाओं वाली किस्म 100 से 120 दिन में पक जाती है। मिश्रित फसल के लिए उपयुक्त इस किस्म की उपज 8 से 12 क्विंटल हेक्टेयर है। RGC 936 लघु अवधि की किस्म 80 से 90 दिन, झुलसा रोग रोधक, पौधे झाड़ीनुमा तथा उपज से 12 क्विंटल हेक्टेयर है। RGC 986 115 से 125 दिन में पकने वाली किस्म की उपज 10 से 15 क्विंटल हेक्टेयर है। इसके अलावा किसान HG 365, HG 563 एवं HG 220 इत्यादि में से किसी भी किस्म का बीज लेकर बुआई कर सकते हैं। और ग्वार की खेती में इसका जो बीज दर है वो करीब 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसका बीज लगता है। रोग नियंत्रण हेतु 2 ग्राम कार्बेंडाइजिम द्वारा प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीजोपचार करें। ग्वार की फसल में जड़ों में शीघ्र गांठें बनने एवं पौधों को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व प्राप्त हों, इसके लिए राइजोबियम एवं PSB कल्चर से उपचारित करें। 1 लीटर पानी में 250 ग्राम गुड़, 5 से 10 ग्राम गोंद घोलकर 3-3 पैकेट कल्चर डालकर घोल तैयार करें। इस घोल को बीज के ऊपर छिड़काते हुए एक सार परत बना दें। इसके उपरांत बीजों को छाया में सुखाकर तुरंत बुआई के लिए प्रयोग में लावें। लाइन से लाइन की दूरी इसकी 45 सेंटीमीटर और 15 से 20 सेंटीमीटर जो है पौधे से की पौधे की दूरी रखते हुए, चूंकि ये दाल वाली फसल है इसलिए इसमें उर्वरकों का प्रयोग बहुत कम होता है। यानी फास्फोरस मात्र 35-40 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लगता है। लाइन में जो खाद पड़ेगा वो कुंड से नीचे होना चाहिए, बीच में एक मिट्टी की परत, इसके बाद बीज, और 3-4 सेंटीमीटर गहराई पे इसको बोना है उचित नमी में, क्योंकि गर्मियों की फसल है और गर्मियों में मॉइस्चर यानी कि नमी कम हो जाती है, तो इसको 3-4 सेंटीमीटर गहरे पर्याप्त नमी में इसकी बुवाई करनी है। और जहाँ तक सिंचाइयों का सवाल है, क्योंकि जायद की फसल है, जायद में इसको ले रहे हैं कि यदि खेत आपका मिट्टी जो है हल्के किस्म की है तो पानी ज़्यादा लगेगा, थोड़ी भारी मिट्टी है तो पानी इसमें कम लगेगा। कोई 20-25 दिन के अंतराल पे भी पानी इसकी डिमांड हो सकती है। तो इसको देखते हुए आप किसान भाई जो है इसकी सिंचाई समय से करें और उर्वरक डालें। और ये करीब करीब जो है 4 महीने की फसल है, 125 से 130 दिन में ये पक के तैयार हो जाती है। जब इसकी फलियां सुनहरे रंग की हो जाएं तो इसको काट करके और थ्रेसर से इसकी मड़ाई कर लें, तो इससे जो है करीब करीब 20 से 22 कुंटल तक की पैदावार 1 हेक्टेयर में मिल जाती है और बड़ी महंगी बिकती है। तो किसान भाई जो है जो ग्वार है, ग्वार की खेती पर एक नकदी फसल के रूप में इसको उगा सकते हैं। आम के बाग में इस समय बौर आ रहे हैं और इन्हीं बौर से फलों का निर्माण होता है, इसलिए आम के बागों की खास देखरेख करने की जरूरत पड़ती है ताकि आम के बागों में अधिक फलों की प्राप्ति हो सके। तो आम के बाग में कौन कौन से कार्यों को करें, आइए जानते हैं कृषि विशेषज्ञ शिव कुमार भाई। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आम जो है हमारे भारतवर्ष का राष्ट्रीय फल है और स्वाद एवं गुणों के आधार पर ही आम को फलों का राजा कहा जाता है। अब किसान भाई देखें, अभी जो समय है, इस समय में आम को कैसे, आम के मंजर को जो है प्रबंधन करना चाहिए, कीट व्याधि से उसको कैसे जो है प्रबंधन करना चाहिए, इसके बारे में हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि आम में भरपूर मंजर के बाद भी मंजरों की सुरक्षा नहीं होने पाने के कारण फलन बहुत कम होता है और कभी कभी नहीं भी होता है।
बाग की साफ सफाई पर सबसे पहले हमारे किसान भाई को ध्यान देना पड़ेगा। बाग की आम की तुराई के उपरांत बागों की जुताई जरूर करें। किसान भाइयों, आम के पौधों की अच्छी वृद्धि और विकास के लिए बाग में थाला बनाकर हल्की सिंचाई करना जरूरी है। जल जमाव होने की स्थिति में पौधों के बढ़वार पर विपरीत असर पड़ता है, लेकिन बाग में सिंचाई के समय पर ध्यान देने योग्य बात ये है कि आम के मंजर आने की अवस्था पर बाग में सिंचाई कदापि नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस अवस्था पर सिंचाई करने से मंजर झड़ जाते हैं। मंजरों पर विभिन्न प्रकार के कीट व्याधि का प्रकोप जैसे मधुआ कीट, मैंगो होपर या दहिया कीट, मिली बग और पॉडरी मिल्ड्यूज और एंथ्रेक्नोज जो रोग होता है, ये मुख्यतः जो है मंजर को प्रभावित करते हैं और जिससे आम के उत्पादन पर भी इसका जो है सीधा सीधा असर पड़ता है। इन सभी कीट को समय पर नियंत्रण करने के लिए जो है 3 छिड़काव सही समय से करने से उत्पादन बढ़ता है। प्रथम छिड़काव आम में पहला छिड़काव मंजर निकलने के पहले कीटनाशी मोनोक्रोटोफॉस 36 EC 1 ml प्रति लीटर पानी या क्विनोलफॉस 25 EC 1 ml प्रति लीटर या इमिडाक्लोरपिड 17.5% SC 1 ml 3 लीटर पानी में मिला करके और इसका घोल को छिड़काव करने से ये जो पेड़ की छाल की दरारों के बीच कीट तक पहुंचे, क्योंकि ये जो जैसे जैसे वायुमंडल में बदलाव आता है, गर्मी बढ़ती है, तो ये इसकी अपनी संख्या में वृद्धि होती जाती है। तो सर्वप्रथम छिड़काव करें। द्वितीय छिड़काव के लिए किसान भाई मंजरों में सरसों के बराबर दाना लग जाने पर कीटनाशी के साथ फफूंदनाशी को भी मिलाने की अनुशंसा है और फफूंदनाशी के रूप में आप कार्बेंडाजिम 50% 1 ग्राम प्रति 2 लीटर पानी या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% वेटेबल पाउडर 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में छिड़काव करने से मंजर को बचा सकते हैं। इस घोल में आप नेफ्थेलिन एसिटिक एसिड यानी जो बाजार में प्लानोफिक्स के नाम से मिलते हैं उस हार्मोन को मिलाया जा सकता है और फलों को गिरने से रोका जा सकता है और फल का आकार और बड़ा होता है, जिससे और सुडौल बनता है। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम अनेवा, जिला पाली के धर्मेंद्र कुमार ने। आपने भेड़ की सोनारी नस्ल के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। एक महत्वपूर्ण भेड़ की नस्ल सोनारी नस्ल। सोनारी जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि इसका चेहरे का रंग सुनहरा रंग का होने के कारण हम इसे सोनारी कहते हैं। इसके अलावा इसके लापड़ी, भागली और पनाली के नाम से भी जाना जाता है। इस नस्ल की अगर हम शारीरिक बनावट की बात करते हैं तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि यह एक मध्यम से बड़े आकार की भेड़ है। इसके कान लंबे और लटके हुए होते हैं। चेहरा और गर्दन पर सुनहरे रंग का, ये भूरे और सुनहरे रंग की होने के कारण इसको हम सोनारी भी कहते हैं। इसकी टांगों और पेट के निचले हिस्से पर ऊन नहीं पाई जाती है और यह एक मोटे प्रकार की ऊन जो की गलीचे बनाने के काम में आती है उसका प्रोडक्शन करती है। साथ ही सोनारी नस्ल राजस्थान की एक महत्वपूर्ण मांस के लिए प्रसिद्ध भेड़ की नस्ल है। इसके अलावा इसके दूध उत्पादन भी बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट है। तो इस नस्ल को हम 3 काजी यानी कि ट्रिपल पर्पस भेड़ के नाम से जानते हैं, क्योंकि इससे हमें ऊन, दूध और मांस तीनों ही प्राप्त होते हैं। भेड़ पालन व्यवसाय से अच्छी आमदनी कमाने के लिए भेड़ों का आहार और आवास प्रबंधन करना बेहद जरूरी होता है। किसानों को कोशिश करनी चाहिए कि भेड़ों के रहने का स्थान जमीन से 2 से 3 फीट ऊंचा बनवाएं। आवास को हमेशा पूर्व से पश्चिम दिशा में बनवाना चाहिए ताकि हवा का संचार आसानी से हो सके। मौसम के अनुसार आवास में उचित तापमान बनाए रखने के लिए उचित व्यवस्था का प्रबंधन करें। आवास में प्रति भेड़ 10 से 12 वर्ग फीट की जगह दें तथा एक घर में एक साथ 20 से ज्यादा भेड़ों को नहीं रखें। अगर हम इसके रखरखाव की बात करते हैं तो सोनारी भेड़ मुख्य रूप से चराई में ही का मुख्य पालन हो सकता है। लगभग रोजाना 8 से 10 घंटे की चराई एक भेड़ के लिए पेट भरने के लिए उपयुक्त होती है। आवास व्यवस्था की अपन बात करते हैं तो इसके जो आवास है बहुत ही साधारण आवास की आवश्यकता होती है, जिसमें हम साधारणतः घास फूस की छत या सीमेंट की छत भी बना सकते हैं। फर्श जितना हो सके हमें कच्चा फर्श रखना चाहिए, क्योंकि कच्चे फर्श की वजह से भेड़ के जो खुर होते हैं उनमें कोई चोट नहीं लगती है, मुड़ते नहीं है। साथ ही जो भी इनका जो मलमूत्र होता है वो ज़मीन के अंदर चला जाता है।
भेड़ों की अच्छी पैदावार के लिए संतुलित आहार देना चाहिए। किसान अपने स्तर पर दाना या बांट बनाकर भेड़ों को खिलाते हैं तो आहार पर खर्च कम आएगा। एक भेड़ को प्रतिदिन सूखा चारा 1 किलोग्राम, हरा चारा 1 किलोग्राम, दाना बांट 200 ग्राम, खनिज लवण 10 ग्राम, नमक 10 ग्राम खिलाना चाहिए। इससे भेड़ों की पैदावार अच्छी होगी और आपको लाभ अधिक मिलेगा। भेड़ की कीमत की बात करते हैं तो एक अच्छी भेड़ की जो होती है, लगभग एक वयस्क भेड़ जिसका लगभग शारीरिक भार 35 से 40 किलोग्राम होता है, उसकी बाजार की कीमत लगभग 6 से 7 हज़ार रुपये है। वहीं अगर हम इसके मेढ़े की बात करते हैं तो मेढ़े की कीमत लगभग 8 से 10 हज़ार रुपये का मेढ़ा होता है। तो इस प्रकार अगर हम सही भेड़ पालन कर सकते हैं तो एक जो पशुपालक है वो बिना किसी अधिक खर्च के बहुत अधिक आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकता है और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बना सकता है। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।